अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वैभव सिंह साहब। बहुत शुक्रिया वैभव कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू, थैंक यू। मेरे ख्याल है ये पाकिस्तान और इंडिया की जो एक कह लीजिए जो झड़पें हुई है या जो हमारे यहाँ वॉर कही जा रही है उसके बाद हमारी पहली बार मुलाकात हो रही है। तो क्या लगता है आपको कि किसने किसको टफ टाइम दिया और क्या इसके बगैर भी डायलॉग के जरिए ये इश्यू सॉल्व हो सकता था जिसके लिए इतने अटैक्स चले दोनों तरफ से? देखिए, किस कौन जीता कौन हरा वो बताने की जरूरत ना मुझे ना आपको है। एविडेंस सबके सामने है। 13-14 एयर बेसेस के जो है इतने 100 फीट के क्रेटर बने हुए सैटेलाइट इमेजेस मैंने इशू किए, ना किसी ने इशू किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने और वॉशिंगटन पोस्ट ने इशू किए हैं। ठीक है। और इंडिया की जो वो बात कर रहे थे कि इंडिया का ये नुकसान हो गया, इंडिया का तो उन्होंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी उड़ा दिया था रात में। और पता नहीं क्या क्या ही उन्होंने सब कुछ ही मतलब धर्म भरम कर दिया था। और इंडिया में देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना जहां पे अगर कोई डैमेज हो या कोई कैजुअलिटी हो तो आप हाइड नहीं कर सकते। क्योंकि इंडिया में जो मोबाइल पे डेटा पेनिट्रेशन है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इंडिया में जो डेटा है वो सबसे सस्ता भी है दुनिया में। आपको 200 रुपए में 2 GB डेटा 5G आपको डेली मिलता है, हर एक इंसान को, मोबाइल डेटा। तो आप सोचे ना, दुनिया में इतना सस्ता मोबाइल डेटा किसके पास है? किसी देश के पास नहीं है। और इंडिया में जो सेलफोन पेनिट्रेशन है उसका ये आलम है कि आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप कहीं भी चले जाएं, गांव में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है। डिजिटल पेमेंट्स के बिना कोई बिजनेस आज की डेट में इंडिया में रन नहीं कर सकता। जो सड़क के किनारे जमीन पे बैठ के सब्जी बेच रहा है उसके हाथ के पास भी क्यूआर कोड है, क्योंकि बिना क्यूआर कोड के तो उसकी सब्जी बिकनी नहीं है। तो आप ये सोचिए ना कि, और आप, मैं कहता हूँ कि थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा पाकिस्तानी जो है थोड़ा गूगल करें और देखें कि इंडिया में डेली की डिजिटल ट्रांजैक्शंस है कितनी। ठीक है। वो कितने अरबों में जाती हैं, करोड़ों में जाती हैं। तो जहां पे इतना मोबाइल पेनिट्रेशन हो वहां पे रफेल जैसा जहाज गिर जाएंगे, 5-5 गिर जाएंगे, मिराज भी गिर जाएंगे, Su-30 भी गिर जाएंगे, और किसी को पता नहीं चलेगा, कोई फोटो ऑनलाइन नहीं आएगी सोशल मीडिया पे। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। ठीक है। और इंडिया में जो मीडिया है वो भी पाकिस्तान के कंपैरिजन में, तो मैं कहता हूँ इतना फ्री जैसा कोई हिसाब ही नहीं है। ठीक है। जहां तक आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तो इंडिया में तो जो एंटी स्टेट या जो एंटी गवर्नमेंट आइडियोलॉजी वाले मीडिया हाउसेज है उन्होंने सबसे पहले फोटो डालनी थी, उन्होंने सबसे पहले वीडियो डालनी थी। और इंडिया में तो जो अपोजिशन पार्टीज है वो अपोजिशन पार्टीज भी इतनी है, वो इमरान खान टाइप की तो अपोजिशन है नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जेल में बैठ के जो सपोर्ट दे दे फौज को और गवर्नमेंट को, हुकूमत को। या उनके यहाँ पे तो आपको पता है कि किस किस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं, अरे वो तो छोटा मोटा कुछ हुआ था, इस तरह से बोल के निकल जाते हैं। ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज कि जो जो लोगों को डाउट हो रहा है या जो लोग ये क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, उनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ही ये कि उनके दे लैक या दे आर शॉर्ट ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस की कमी है। जिसके पास कॉमन सेंस की कमी होगी वही डाउट करेगा इंडिया के क्लेम्स को। जिसके पास कॉमन सेंस की कमी होगी वही वो सोचेगा कि यार किसका नुकसान हुआ पता नहीं। अगर आपके पास इतना कॉमन सेंस नहीं है तो यार जाओ, बादाम वादाम खाओ, और किसी डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन आपके यहाँ से तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि बताया जाए कि इंडियन एयरफोर्स का कितना नुकसान हुआ है। अपोजिशन पार्टीज तो बात कर रही हैं। मैं कह तो रहा हूँ, तो इंडिया की अपोजिशन पार्टीज का तो इतिहास ही यही है ना, कि आप सोचिएगा वो इतना वो पूछ रहे हैं। अगर राहुल गांधी के पास अगर कोई एविडेंस है इंडियन एयरफोर्स के नुकसान का तो राहुल गांधी दे देना। राहुल गांधी की पार्टी जो है मेन अपोजिशन पार्टी है। राहुल गांधी की पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर्स इंडिया के हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में है। उनका वोटर इस देश के हर गांव में 2-4 वोटर है। कहीं से फोटो ला करके दे देते इंडियन एयरफोर्स का अगर कुछ नुकसान हुआ है तो, कहीं से ला करके कोई एविडेंस दे देते। और आपको लगता है कि राहुल गांधी जब कुछ नहीं हुआ है तो इतना बोल रहे हैं, अगर कुछ हुआ होता तो उन्होंने अब तक वो फोटोग्राफ्स और वो वीडियोस डाल नहीं देनी थी सोशल मीडिया के ऊपर? उन्होंने डाल देनी थी और मोदी को लपेट लेना था उसमें। लेकिन जब है नहीं उनके पास कोई एविडेंस, तो अब वो उसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो कि ठीक है। मेरे हिसाब से वो पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पॉलिटिक्स किसी भी मुल्क में नहीं होनी चाहिए। चाहे जैसे नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू है, इसके ऊपर राजनीति नहीं की जाती। अगर आपको कोई बात करनी है तो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, आपके जो लीडर्स हैं आपकी पार्टी के, वो उन स्टैंडिंग कमिटीज का मेंबर है। बुलाए डिफेंस मिनिस्टर को स्टैंडिंग कमेटी में, बुलाए फॉरेन मिनिस्टर को स्टैंडिंग कमेटी में, प्राइम मिनिस्टर को बुला ले और बुला करके उनसे पूछ ले, इंडियन एयरफोर्स चीफ को बुला ले, उनसे पूछ ले। लेकिन ये, जब आपको देखिए जिसको जानना होता है, जो एक्चुअल कंसर्न होता है, वो स्टैंडिंग कमेटी में बुला करके कर लेगा जो जांच पड़ताल करनी है। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको इनको करना कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है उसके ऊपर। कि अब इनको ये लग रहा है कि यार ये
मोदी को उसका क्रेडिट मिल गया। अब मोदी ने जो है, अब बिहार इलेक्शन भी जीत जाना है, अगले होने वाले भी इलेक्शन जीत जाने हैं, 2027 का यूपी इलेक्शन, तो उनके लिए एक नाइटमेयर सिचुएशन है वो। तो अब उससे कैसे निकले, उसका एक ही तरीका इनको समझ में आता है, उससे निकलने का तरीका ये है कि इस ऑपरेशन को डिस्क्रेडिट करो, लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करो। तो इंडिया क्या है कि इंडिया ने जो इंडियन जो डेमोक्रेसी है ना, वो उसी तरीके, जितना शोर और जितनी क्योटिक इंडिया की सड़कें हैं ना, उतनी क्योटिक यहाँ की डेमोक्रेसी भी है। तो अब वो क्योस में ये सारी चीजें होती रहती हैं। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को इनकी पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक बोल दिया था। तब इनको तो कुछ भी कह सकते हैं ना, ये इनका तो। आपको क्या लगता है कि ये पिछले 10 साल से मुसलसल पावर के बाहर क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स मतलब जनता से जुड़ी हुई राजनीति नहीं है। वो जो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति एनजीओ की पॉलिटिक्स है। ठीक है, वो जनता की राजनीति नहीं है। आप अगर एनजीओ, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एनजीओ बना दिया है, तो अगर आप एनजीओ की तरह पॉलिटिकल पार्टी चलाएंगे, तो नतीजे वही आएंगे कि करके सारे के सारे। आप देखिए ना, 2013 के बाद किसी भी एक स्टेट में इनकी गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई, मालूम है आपको, 2013 से। हम्म। तो उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि, और बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप देखिए, वो साउथ तक एक्सटेंड करती जा रही है। उसके लोग जीतने शुरू कर, साउथ में कहते थे कि यार साउथ में तो बीजेपी का कोई स्कोप ही नहीं है, लेकिन अब उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वहां से इलेक्ट हो रहे हैं, उनके एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी वहां से इलेक्ट हो रहे हैं, और बीजेपी खुद एम कर रही है। और आप देखिए, इवन आप आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, आज की डेट में वो एलाइज है वहां पे गवर्नमेंट में। और तमिलनाडु में जो है, आप देखिएगा जो अगली गवर्नमेंट बनने वाली है, उसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि जो अगली गवर्नमेंट आएगी, वो बीजेपी के अलायंस के बिना नहीं आ सकती। तो वहां की जो लोकल पार्टी है एआईएडीएमके, उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन भी किया है, चुनावी गठबंधन भी किया है, और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, तो तमिलनाडु तक में उनकी सरकार आ जाएगी। तो अब ये राहुल गांधी को सोचना चाहिए, तो ही इज अ लूजर। तो अब मुझे उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन है ना, मैं उनको कुछ कहता हूँ। जी। तो राहुल गांधी से मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करता भी नहीं हूँ, और राहुल गांधी ने यही पॉलिटिक्स करनी है। और दाढ़ी बाल सब पक गए उनके, एक भी चुनाव जीते नहीं है और जीतेंगे भी नहीं अगर इसी रास्ते पे चलेंगे तो। लेकिन आप लोगों ने जो डेलीगेशन भेजा है बाहर डिफरेंट कंट्रीज में बात करने के लिए, जैसे पाकिस्तान भी जो है वो भेज रहा है और बिलावल भुट्टो जो है वो हेड करेंगे, उसमें जो लोग रखे गए हैं लीड करने के लिए, जैसे शशि थरूर साहब है, वो तो है ही कांग्रेस के। तो और दूसरी तरफ अवैसी साहब हैं, वो भी हर वक्त मोदी जी को और गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो क्या ये इन लोगों को राजी करने के लिए ऐसा किया गया है कि इनको दी गई ये कमांड के आप लेके जाएं लोगों को? क्योंकि जाके नेचुरली इनको तारीफ ही करनी पड़ेगी ना गवर्नमेंट की। ठीक, गवर्नमेंट की तारीफ करने कहाँ गए, और उन्होंने किसने तारीफ की है वहां जाके गवर्नमेंट की? भाई, वो दुनिया को ये बताने गए हैं कि जो टेररिज्म हुआ पहलगाम में, वो टेररिज्म किसने किया, वो टेररिज्म कहाँ से आया था, वो टेररिज्म के परपेट्रेटर्स कौन हैं, और उसके खिलाफ जो हमने एक्शन लिया, वो एक्शन क्यों जरूरी था, वो ये चीजें बताने गए। गवर्नमेंट की तारीफ करने भाई, बीजेपी को कौन सा जाके अमेरिका में और जापान में चुनाव लड़ना है कि वहां पे जाकर गवर्नमेंट की तारीफ करनी है उनको? बात वो नहीं है। ये जो मिशन गया है, ये मिशन गया है। देखिए, ये प्रॉब्लम है। अब पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तानी मीडिया में ये चल रहा है कि जी देखे, जो सिपह सलार है, वो सिपह सलार को तो पता नहीं आपने क्या, ये फील्ड मार्शल क्या बनाया आपने। तो वो उसको आपने बना दिया है। अभी मुझे लगता है आप उसको कहीं खलीफा भी ना डिक्लेयर कर दें खुरासान प्रोविंस का। ठीक है, तो अब वो आप करिए, आपका शौक है, लेकिन इंडिया में इस तरह से नहीं चलता है। हम वो देश की बात करने गए, क्योंकि जो विक्टिम्स थे वो इस देश के विक्टिम्स थे। ठीक है, उनमें एक नेपाल का भी व्यक्ति था। ठीक है, वहां पे जो लोग गए थे, जो जो, जो कैजुअलिटीज हुई है, कोई कोई कर्नाटक से था, कोई महाराष्ट्र से था, कोई राजस्थान से था, कोई उत्तर प्रदेश से था, अलग अलग राज्यों से थे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट है। तो वो देश की बात करने गए हैं और ये मैसेज देने गए हैं कि भाई, इंडिया एज अ कंट्री इज अ विक्टिम। ठीक है, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, बट इंडिया एज अ नेशन इज अ विक्टिम। और देखिए, ये अंतर है पाकिस्तानी मीडिया अप्रोच में और इंडियन अप्रोच में। आपने इमरान खान की पार्टी से एक बंदा नहीं रखा अपने डेलीगेशन में। ठीक है, तो नहीं रखा, क्यों नहीं रखा? क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है, आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। तो अगर आपकी खुद आप अपने यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल क्लास के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो वो आपका मसला है। हमारे यहाँ ये कोई मसला नहीं है। हमारी जो डेमोक्रेसी है, ये रियल डेमोक्रेसी है, कोई हाइब्रिड रिजीम तो नहीं है। भाई, आपके यहाँ पे जब से ये कैरी लूगर बिल आया था अमेरिका में, कि भाई उन्होंने कह दिया कि अब अगर पाकिस्तान में कभी डिक्टेटरशिप होगी, तो ना आईएमएफ पैसा देगा, ना कोई वर्ल्ड बैंक दे सकता है, ना गवर्नमेंट ऑफ जो यूएस गवर्नमेंट है वो 1 भी रुपया देगी। ठीक है,
कैरी लुगर बिल यही था। तो अब वो कैरी लुगर बिल आ गया, तो अब आप वहां पर डिक्टेटरशिप तो ला नहीं सकते, तो आपने हाइब्रिड रिजीम शुरू कर दी। हाइब्रिड रिजीम में कभी आप नवाज शरीफ को लेके आते हैं, उसको निकालते हैं, फिर आप इमरान खान को लेके आते हैं, उसको निकालते हैं, फिर आप शहबाज शरीफ को लेके आए। तो आपके यहाँ पे कोई एक्चुअल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हामिद मीर और इनके जैसे जो 2 नंबर सहाफी हैं पूरे पाकिस्तान में, ये कितना भी चीयर कर ले आसिम मुनीर को, बट क्या ये बात फैक्ट नहीं है? ये पुलवामा का हमला आसिम मुनीर के आईएसआई चीफ रहते हुए हुआ था। क्या ये सच नहीं है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट जब बनी थी तो आसिम मुनीर आईएसआई चीफ थे? क्या ये बात सच नहीं है कि पहलगाम हमला हुआ तो उस समय आसिम मुनीर आर्मी चीफ है? तो आसिम मुनीर की जो फुटप्रिंट्स हैं वो तो सारे के सारे रहे, सारी एक्टिविटीज के ऊपर है। लेकिन हामिद मीर क्या लगे, हामिद मीर उसको पता नहीं कौन सा सेवियर बताने में लगे कि जीसस के बाद अगला सेवियर वही धरती पे आया है। ठीक है, तो अब ठीक है, मतलब मैं मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन इंडिया ने आकर आपको ये गलत समझे कि इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या पॉलिटिकल अपोजिशन है, ये विदेशों में गई है गवर्नमेंट की तारीफ करने, तो गवर्नमेंट की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। जो फॉरेन लीडर्स है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, या कोई भी दुनिया के लीडर्स हो, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की खुद ही तारीफ करते हैं। हमें अपने लीडर से क्यों तारीफ करानी है? ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर के स्टेज के ऊपर कहता है कि मोदी इज द बॉस। ठीक है, क्या उन्होंने नहीं कहा? हमें अपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कराने के लिए अपने लोग की जरूरत नहीं है, हमारे फॉरेन लीडर्स ही हमारी तारीफ कर लेते हैं। तो मगर मगर वैभव, अभी तो दुनिया ये देख भी रही है ना कि एक तो आप लोगों ने कोई फौरी तौर पे सबूत नहीं दिया, और उसके पहले ही जो है वो एलिगेशन शुरू हो गए। मैं मानती हूँ मुंबई अटैक और जितने उससे पहले अटैक हो, उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान की साबित हुई है। लेकिन जो आप आसिम मुनीर साहब की बात कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों के पास इतने प्रूफ्स हैं तो आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने क्यों नहीं जाते लेकर? और दो, ये आज हमारे यहाँ 27th ईयर हो गए, ये जो न्यूक्लियर पावर बने पाकिस्तान को, वो सेलिब्रेट किया जा रहा है सुबह से। तो आपको नहीं लगता कि दो न्यूक्लियर पावर अगर आपस में लड़ेंगे तो ये बहुत खतरनाक चीज हो सकती है? ठीक है, आप बोल सकते हैं कि हम तो पूरा पाकिस्तान उड़ा देंगे, लेकिन पाकिस्तान भी तो कुछ ना कुछ नुकसान करेगा ना। तो बेहतर नहीं है कि बातचीत के जरिए मसले को हल किया जाए? नहीं, आपकी बात अच्छी है कि बातचीत के जरिए हल हल किया जाए, लेकिन जहां तक आपने बात सबूत की पठानकोट में हमला हुआ, तो हमने क्या किया था? हमने तो आपको बुलाया ना कि आप आके खुद इन्वेस्टिगेट कीजिए। इंडिया के अंदर इसी ऑपोजिशन ने मोदी की बखिया उधेड़ के रख दी थी कि यार आईएसआई वाले जो है कि पठानकोट एयरबेस के अंदर तुमने उनको एंट्री दे दी। कितना क्रिटिसाइज हुए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, लेकिन उन्होंने बुलाया ना कि आके खुद इन्वेस्टिगेट कर लो, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेट करो। क्या कहा उन्होंने वापस जा करके? क्या सबमिट किया वहां पाकिस्तानी मीडिया के सामने उन्होंने? कि इंडिया वालों ने खुद ही कराया। तो ये सबूत देना, इन्वेस्टिगेशन, ये फलानी ढिकानी, ना बातें उन लोगों के साथ की जाती है जिन्होंने कभी ये काम न किया हो। हमने सबूत देने के नाम पे हमने आपको डोजियर के ऊपर डोजियर दे दे करके हमने आपके, मुझे लगता है कि 10-20 लाख रुपए के तो हमने आपको सिर्फ कागज दे दिए होंगे। तो वो क्या किया आपने? आपने उठाकर को रद्दी में बेच दिया। तो बात ये नहीं है कि सबूत देना या इन्वेस्टिग, हमने आपको सबूत भी दिए हमेशा। हमने आपके साथ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की भी बात करी है, हमने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कराई भी। लेकिन जब नतीजा हर बात में यही निकलता है, और आपका होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, वो पीपल्स पार्टी में रहमान मलिक थे। रहमान मलिक ने जाकर के कोर्ट के अंदर खड़े होकर क्या बोला? उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर खड़े होकर कह दिया कि जी इनकी जो जैसे इसकी लश्कर तैयबा और लश्कर तैयबा की जो लीडरशिप है, इनका कोई रोल नहीं है मुंबई अटैक्स में। एज अ होम मिनिस्टर उन्होंने जाके बोल दिया वहां पे। ठीक है, तो ये जो आप बातें कर रही है ना, ये सब हमने करके देख चुके हैं। अब इंडिया का ये जो मोड चेंज हुआ है ना, इंडिया को समझ में आ गया कि हम इनको कितने भी कागज दे दें, हम इनके साथ क्रिकेट खेलना बंद कर दें, हम इनके साथ मुशायरा ना करें, हम इनके साथ इन्वेस्टिगेशन करें, उससे होना जाना कुछ नहीं। नहीं ठीक है, नहीं, सबूत हमें ना दें, सबूत हमें ना दें, दुनिया के सामने रखे ना। अमेरिका को दुनिया के दें या सामने जो नहीं, बड़ी पावर है उसको दें, हमें, हमने तो तो मानना ही नहीं उनको है, हमें मत दें। नहीं, तो नहीं, उनको तो हम देते ही हैं। उनके साथ तो हमारी ज्वाइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, हमारी तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन इंडिया करेगा? ठीक है, इतने बड़े अटैक्स करेगा पाकिस्तान के ऊपर, और बिना ग्लोबल जो वर्ल्ड पावर से उनको एविडेंस दिए बिना करेगा, और ग्लोबल वर्ल्ड पावर जो है वो आंखें बंद कर लेंगी कि हाँ आपने आप सो के उठे, आपने गलत आर्गुमेंट लेकर के, बिना किसी वजह करके आपने उठा करके आपने हमला कर दिया, और कोई बात नहीं, यूनाइटेड नेशंस भी कुछ नहीं कहेगा, अमेरिका भी कुछ नहीं कहेगा, यूके जो आपका इतना क्लोज एलाई है, यूके भी इग्नोर कर देगा उस चीज को। तो ऐसा तो नहीं होता। इंडिया के जितने भी मिशन हैं दुनिया में, वो सारे जिन जिन देशों में है, हर उस गवर्नमेंट को वो देते हैं प्रूफ्स। ठीक है,
हमने आपको देना बंद कर दिया क्योंकि हमें पता है कि आपको देने का कोई मतलब नहीं है, बस ये अंतर है। बिल्कुल सही, लेकिन साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि दो न्यूक्लियर पावर आपस में लड़ रहे हैं, वो कितना खतरनाक हो सकता है? नहीं, खतरनाक हो सकता है, लेकिन बात यह है कि हम अब इंडिया को तो एक डिसीजन लेना था ना कि क्या हम ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है, इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल के चक्कर में हम जो पाकिस्तान के अंदर से जितनी भी आतंकवाद हो रहा है, जो भी टेररिज्म आ रहा है, क्या हम इसको इग्नोर करते जाएंगे और थ्रू आउट लाइफ करते जाएंगे और हम कभी इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देंगे? क्या इसको एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला को एक आर्गुमेंट के तौर पे एक रीजन बना करके अगर पाकिस्तान ने यूज किया है अपने लिए कि भाई ये हमारे पास अब लाइसेंस हो गया आतंकवाद का, हमारे पास हम न्यूक्लियर पावर है तो हम रोज इंडिया में बम भी फोड़ेंगे, हम बॉम्बे के लोकल ट्रेन में भी बम फोड़ेंगे, पुणे के जर्मन बेकरी में भी बम फोड़ेंगे, संकट मोचन में भी बम फोड़ेंगे, अक्षरधाम मंदिर के ऊपर भी बम फोड़ेंगे, हम बेंगलोर में भी बम फोड़ेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, हम झारखंड, बिहार बिहार और मतलब इंडिया का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे जहां बम नहीं फोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर है। तो ये तो नहीं चलेगा ना। अगर ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, हो जाए न्यूक्लियर वॉर यार, हम इसको बर्दाश्त थोड़ी करेंगे। लेकिन आगे क्या है, क्योंकि आप लोग तो बार बार यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और हमने बस कुछ टाइम के लिए रोका है, तो क्या आप समझते हैं कि फिर दोबारा कोई अटैक का सिलसिला शुरू होगा? वैसे तो ये समझ नहीं आ रही कि सीज फायर किया किसने। आप कह रहे हैं पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान कह रहा है जी आप लोग अमेरिका गए और आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब से कहा इसका कुछ कहने देखिए, के लिए। मेरी बात देखिए, कॉमन सेंस मैंने कहा ना, कॉमन सेंस लोग यूज नहीं करते ना। हाँ। भाई ड्रोन और मिसाइलें तो लाहौर के ऊपर गिर रही थी, सरगोधा में गिर रही थी, ठीक है, रावलपिंडी में गिर रही थी, इस्लामाबाद में गिर रही थी, नूर खान एयरबेस पे गिर रही थी। भाई हम क्यों, हम तो भाई मिसाइल तो हमारी जो जाकर के सखर तक गिरी, ठीक है, तो जैकबाबाद तक गिरी, स्कर्दू तक गिरी जाकर के नॉर्थ में। तो सीज फायर कौन मांग रहा था, कौन नहीं मांग रहा था, इससे पता चलता है, ठीक है। दिल्ली में तो कोई बम नहीं गिरा, चंडीगढ़ में तो कोई बम नहीं गिरा, अमृतसर में तो कोई बम नहीं गिरा, ठीक है। तो हमने किस बात का सीज फायर मांगना था? तो अब ये छोड़ दे। अब बात जहां तक है कि ये ऑनगोइंग है, तो वो ऑनगोइंग का मैं बता देता हूँ। बेसिकली इंडिया ने बहुत स्ट्रेटेजिकली ये चीज कम्युनिकेट की है कि ऑपरेशन सिंदूर ये फर्स्ट फेज था। अगर अब आपने दोबारा इस तरह की कोई हरकत करी तो अब ऑपरेशंस जहां पे रुके थे वहां से स्टार्ट होंगे, यानी कि हमारा जो एस्केलेशन लैडर जहां तक हमने एंड किया है, अब ऑपरेशंस उस लेवल से शुरू होंगे, नीचे से नहीं शुरू होंगे कि हम पहले आपके वो टेररिस्ट कैंप्स हिट करेंगे, फिर आप रिटेलिएट करेंगे, फिर हम और हमला करेंगे, फिर आप रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे, फिर हम आपके ऊपर ड्रोन से हमले करेंगे, फिर आप रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे, फिर आप यहाँ फाइटर जेट भेज देंगे, ठीक है। तो ये लैडर नहीं, अब जिस लैडर पे थे हम वहां से ही शुरू करेंगे, अब इसके ऊपर जाएंगे। तो ये बेसिकली ये था कि ये ऑनगोइंग है, ये हमने पॉज किया है, अब यहाँ पे पॉज हो गया। अब जब स्टार्ट होगा तो स्टार्ट भी जहां चीज पॉज होती है वही तो शुरू होती है ना, रीस्टार्ट तो वहीं से होगी। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन था जो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आई बात। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम करे ही जा रहे हैं, रोज ड्रोन आ रहे हैं और रोज हम उसको मार के गिरा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने वहां पे पॉज कर दिया है, अब रीस्टार्ट भी वहीं से करेंगे। हमारी आर्मी कह रही है कि 5 जहाज गिरा दिए, वैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 6 गिरा कहाँ दिए। है वो पांच, गिरे कहाँ है वो? कितने जहाज? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, अगर गिरे हैं तो वो जहाज कहाँ है, उनका रैकेज कहाँ है, उनका कहीं कोई फोटोग्राफ हो। चलिए हमारा छोड़ दे, अपना ही कुछ, अपनी तो अभी जो फोटो थी वो फोटोशॉप की हुई इमेज जो है चाइना की जो है वो उठा करके एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं। बताइए, इतना तो 2 नंबर आपका फील्ड मार्शल है, ठीक है। मतलब यार कम से कम फोटो अपनी बनवा लेते, चीन की चोरी करके फोटो फोटोशॉप करके आप कर रहे हैं। तो वैसे कोई फोटोशॉप ही दिखा देते हमको, कोई रैकेज किसी राफेल का या किसी मिराज का या किसी Su-30 का, यार आप वो भी नहीं दिखा रहे। या अपनी ही कोई सैटेलाइट इमेज आपके पास, तो कह रहे थे ना कि चीन ने अपने सारे सैटेलाइट ही हमको दे दिए थे, तो उसी सैटेलाइट से कहीं कोई फोटो खींची हुई हमको दे देते। या ये देखे, अब कहते हैं ना कि अब कॉमन सेंस की, मैं बार बार उसी पे आता हूँ कि जब कॉमन सेंस वाली चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती है तो इंसान को इरिटेशन होती है कि यार मैं इसको एक्सप्लेन करूँ अब। ये तो यही कह रहे हैं कि राफेल गिरा दिया, इस वजह से ये जो लड़ाई है ये रोकी गई है, और जो जहाज थे वो सब आप ही की तरफ थे, वहीं गिरे, हमारे यहाँ मलबा नहीं गिरा है, तो वहीं गिरा है, तो फिर बस वहीं से चेक तो कर लीजिए। यार देखिए, देखिए जैसे हमारा जो टैंक ड्रॉप था, ठीक है, जो टैंक ड्रॉप था वो गिरा क्योंकि भाई जाहिर सी बात, जब आपने इसको यूज कर लिया तो आप उसको ड्रॉप करते ही हैं। तो वो गिरा, उसका रैकेज मिला ना, उसकी तुरंत फोटो आ गई सब जगह, ठीक है। आपकी जो मिसाइलें PL-15 जो भटिंडा के खेत में पड़ी हुई थी,
आप सोचे कि क्या आप ये सेलिब्रेट कर रहे हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी कि देखे चाइनीज टेक्नोलॉजी इसका शेयर यहां चला गया, कोई प्रूफ नहीं दिखा रहे। ठीक है। और PL-15 मिसाइल, जो सबसे बड़ा इनका वो था कि भाई हमारे पास PL-15 मिसाइल थे, हमने मार के गिराए। वो PL-15 मिसाइल जो भटिंडा के खेत में पड़ी हुई थी, उसकी जो फोटोग्राफ आई थी, आपने देखी थी वो फोटोग्राफ? उसे PL-15E लिखा हुआ था। सोचे वो चाइनीज मिसाइल जमीन पे गिरने के बाद नहीं फटी, वो एयर टू एयर मिसाइल थी, उसने हवा में फटना था। उस जमीन पे गिरने के बाद नहीं फटी। जमीन पे गिरने के बाद तो यार पटाखा भी फट जाता है, वो भी अगर 10,000 फीट, 20,000, 30,000 फीट से गिरे तो। सोचे जमीन पे गिरने के बाद नहीं फटी है वो। सो ये उस चाइनीज टेक्नोलॉजी को अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, करें। JF-17 फाइटर, आप कहते हैं कि जी हमने JF-17 से S-400 उड़ा दिया है। JF-17 से हमने S-400 उड़ा दिया। तो अगर आपने JF-17 से S-400 उड़ा दिया, इतना मॉडर्न जेट है JF-17, तो चीन तो अपनी खुद की एयरफोर्स में JF-17 यूज नहीं करता। आपको पता है, एक भी JF-17 वो यूज नहीं करते। तो अब जाने देना, अब बातों में उड़ाना है तो जो मर्जी वो उड़ा ले, आप दिल्ली भी उड़ा दे, मोदी का घर भी उड़ा दे, बातें ही करनी है। और सारी मीडिया जो है कंट्रोल की हुई है, सारी मीडिया जो है वो, मैं देख रहा था कि वो पागल हुए हुए हैं कि जी आसिम मुनीर साहब ने जो है ये कर दिया, और पाकिस्तान की फौज ने देखे ये कर दिया और वो कर दिया। मैं देख रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा चले ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं, क्योंकि बिना उसके तो चैनल पे रह भी नहीं पाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। लेकिन वैभव, आप आए और मैं बलूचिस्तान का ना पूछूं, ये तो नहीं हो सकता। तो बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, अब कहा जा रहा है भारत करवा रहा है। अब हर चीज में जो है वो भारत का नाम लिया जा रहा है। बलूचिस्तान की हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब रही है इस बीच में, जब भारत के साथ टेंशन चल रही थी। वहां पर अटैक्स भी ज्यादा हुए हैं, और अब डॉक्टर मारंग बलोच को भी एक तरह से टेररिस्ट ही बना के बताया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए बलूचिस्तान में तो अभी आपने देखा होगा, ज़ल्मे खलीलजाद ने खुद ही अब इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। उन्होंने बताया कि 15 से 20 मार्च के बीच में जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जो है, आइसिस, उसका जो ट्रेनिंग कैंप था आपके यहाँ पे मस्तुंग जिले में, बोलान नदी के किनारे, उसके ऊपर जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने, और जो बलोच सेपरेटिस्ट है, इन दोनों ने मिल करके अटैक किया। और 30 से ज्यादा जो आईसिस के फाइटर्स थे वहां पे, उनको उन्होंने मौत के घाट उतारा। जिसके जवाब में अभी परसों आईसिस वालों ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने जिहाद डिक्लेयर किया है। और उन्होंने बताया कि जो बलोच सेपरेटिस्ट जितने भी हैं, ये सारे के सारे बलोच सेपरेटिस्ट और जो TTP वाले, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, ये सारे के सारे जो है वाजिबुल कत्ल है, और ये सारे के सारे काफिर हैं, इनको मारना जायज है। और अब हर एक उस मुसलमान के ऊपर फर्ज हो गया है जो कि अल्लाह और उसके पैगंबर को मानता है। ये स्टेटमेंट उन्होंने ऑफिशियली रिलीज की है। और उन्होंने कहा कि हमारा नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट था बलोच सेपरेटिस्ट के साथ, जिसको इन्होंने वायलेट किया है, हमको धोखा दिया है, और इन्होंने हमारे कैंप के ऊपर, अब उन्होंने भी ऑन कर लिया परसों। तो जब 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जब ज़ल्मे खलीलजाद ने ये बात कही थी, तो उस समय जो है कोई नहीं मान रहा था। अब आईसिस वालों ने खुद वीडियो स्टेटमेंट इशू कर दी परसों रात में। तो अगर ये माने ना, तो ये बेसिकली जो पाकिस्तान के जो आर्मी और ISI, ये जो नया इन्होंने काम शुरू किया हुआ है, जिसमें इनका प्लान ये है कि हम आईसिस को यूज करेंगे एज एन एंटीडोट अगेंस्ट TTP एंड बलोच सेपरेटिस्ट, और अफगानिस्तान को भी फिक्स करने के लिए। तो ये इनको बैकफायर करेगा। और मैं आपके प्रोग्राम पे आज ये बात बोल के जा रहा हूँ कि ये चीज जो है ना, ये इनको इतनी बैकफायर करेगी कि आपके यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत वर्स होने वाली है। क्यों? क्योंकि अफगान तालिबान को आज तक ISKP का कोई भी फाइटर पाकिस्तानी ISI ने हैंड ओवर नहीं किया। आपने शरीफुल्ला उठा करके दे दिया, जो एबी गेट वाला जो की अक्यूज था, काबुल में जो एयरपोर्ट पे जो बॉम्बिंग की थी इसने अमेरिकन विड्रॉल के टाइम पे, उसको उठा के ट्रंप को दे दिया, क्योंकि ट्रंप के गुड बुक्स में आना था। ठीक है। लोन चाहिए था। आपने इसको ईरान वाले को भी वापस कर दिया, आपने रशिया वाला भी वापस कर दिया, आपने जो अजरी 4 थे उनको भी वापस कर दिया, उठा करके दे दिया आईसिस वालों को, अजरबैजान को। लेकिन अफगानिस्तान को एक भी आपने नहीं दिया आज तक। और आप मुझे ये बताती हैं कि मस्तुंग में ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है, और बिना पाकिस्तानी आर्मी और ISI के मर्जी के बिना लगा हुआ है वहां पे, आईसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये जो गेम खेलने शुरू किया है ना इन्होंने, आसिम मुनीर ने, और अभी तुर्की भी गए थे, तो तुर्की से भी ये आईसिस, भाई आईसिस के जो माई बाप हैं वो तो CIA थी। ठीक है, CIA ने बनाया हम्म। उनको। लेकिन ग्राउंड के ऊपर उनको सारा सपोर्ट किसने दिया था? वो तुर्की ने दिया था, एर्दोगान ने दिया था।
जो दुनिया भर से फाइटर्स आ रहे थे आईसिस के लिए लड़ने के लिए, वो लैंड कौन से एयरपोर्ट पे करते थे? इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। इस्तांबुल एयरपोर्ट से उनको इराक के अंदर, सीरिया के अंदर ले जाने के लिए गाड़ी देना, उनको खाना देना, उनको फूड पैकेट, ये सारी चीज पैसा देना, ये कौन दे रहा था? वो टर्किश गवर्नमेंट दे रही थी, टर्किश इंटेलिजेंस दे रही थी सीआईए के साथ मिलकर के। तो वो जो सारे फाइटर्स थे, वो सारे के सारे फाइटर्स तो उनके हैं, टर्की के हैं। तो उनके पास बहुत सारे अभी भी पड़े हुए हैं। तो ये गए थे मांगने की जी हमें कुछ और भी दे दे, अरब दे दे, क्योंकि अब तो लाहौर में और सरगोधा में बम फटने लग गए, मतलब इंडिया अटैक करने लग गया बहावलपुर में। तो हम ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें इनको नहीं यूज करना। अब हम अरब ले आएंगे कि जाके अब अरब में रिटेलिएट करो, तुम जाकर के बलूचिस्तान में कैंप लगाएंगे, जाके बलूचिस्तान में तुम उनके कैंप तबाह करो। ठीक है। तो ये जो नया गेम शुरू किया है ना, इसमें अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया, ये अगर ये तीनों मिल गए मुनीर के खिलाफ या पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, और इन्होंने ये कर लिया कि ठीक है अब इनको हम मिलकर ही फिक्स करेंगे, तो फिर आपके यहाँ सिचुएशन कितनी ग्रेव होगी आइडिया नहीं है। और आप याद रखिएगा, आप कितने भी आईसिस के फाइटर्स वहां हायर कर लीजिए या आप उठा करके वहां अरब से ले आइए, जो पश्तून है या ये जो टीटीपी वाले हैं या जो अफगान तालिबान है, इनके पास जितने सुसाइड बम्बर थे, इतने सुसाइड बम्बर्स आप कभी तैयार नहीं कर पाएंगे। और अगर आकर के वो फटने लग गए, अपने आप को कराची में लेके फटने शुरू कर दिया, इस्लामाबाद में, लाहौर में, सक्कर में, सियालकोट में, आपकी हालत क्या होगी आपकी रियासत की? आप ये सोचिए। अभी तो टीटीपी ने ये किया हुआ था ना कि भाई हम सिर्फ फौजी टारगेट्स को टारगेट करेंगे, क्योंकि टीटीपी ने कुछ साल पहले ये बंद कर दिया। पहले वो पब्लिक प्लेस में भी करते थे, फिर उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने कहा नहीं हम सिर्फ मिलिट्री टारगेट को करेंगे। लेकिन अगर आपने उनको मजबूर किया और वो सिविलियन एरिया में फटने शुरू हो गए, तो फिर जो पाकिस्तानी आवाम है फिर वो ये नहीं कर सकती। और आप याद रखिएगा, जो टीटीपी वाले हैं वो उन्होंने अहद किया कि हम सिविलियन एरियाज में नहीं फटेंगे। अफगान तालिबान के सुसाइड बॉम्बर से उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं करी ऐसी। तो अगर उन्होंने शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? तो ये जो गेम खेल रहे हैं, ये बहुत डेंजरस गेम खेल रहे हैं, और बलूचिस्तान को जो इन्होंने यूज करना शुरू किया है, ये बहुत महंगा पड़ेगा। और ये गलत कर रहे हैं, अपनी आवाम के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन ये इससे अचीव क्या करना चाहते हैं? अगर ये वाकई में ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपके ख्याल से ये क्या अचीव करने के लिए करेंगे? मतलब ये साफ नुकसान है बेसिकली आप बता रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही है नुकसान। यही तो मैं कह रहा हूं ना, इनको ये लग रहा है कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ और बलोचों के खिलाफ और इंडिया को, हम इन सबको एक ही तीर से हम 3 निशाने लगा लेंगे। ठीक है। हम अफगानिस्तान को भी फिक्स कर देंगे कि वो टीटीपी को सपोर्ट बंद करें, हम इंडिया को भी फिक्स कर देंगे कि भाई देखिए हमारा तो कोई अरब है, ये तो बलोच है, ये तो फलाने है ढिकाने, ये तो कैंप तो बलूचिस्तान में, पंजाब में तो है नहीं, तो यहाँ तो करो ही मत, जाकर के वहां जो करना है करो। तो ये जो इनका है ना गलतफहमी इन्होंने पाल रखी है। इनको ये लगता है क्योंकि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। भाई इंडिया को पता है, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको पता है कि भाई कौन सपोर्ट कर रहा है इनको, कौन इनको असलहे दे रहा है, कौन इनको अलाउ कर रहा है बेस कैंप्स। तो वो आपके पीछे आएंगे, वो उनके पीछे नहीं जाएंगे, उनको तो मार ही रहे हैं, उनको तो मारेंगे ही, लेकिन छोड़ेंगे वो फिर आपको भी नहीं, फिर वो आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और फिर जब आप ये कहेंगे कि देखिए हम तो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जिहाद लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, और अफगानिस्तान और इंडिया हमको लड़ने नहीं दे रहा, हमारे राह में रोड़े डाल रहा है, देखिए हमने तो शरीफुल्ला भी उठा के दे दिया, देखिए हमने तो रशिया को भी दे दिए, देखिए हमने तो तुर्की को भी दे दिया, अजरबैजान को भी दे दिया। ये जो गेम खेल रहे हैं ना, ये गेम उल्टा पड़ेगा। यही मिसकैलकुलेशन है, जो मिसकैलकुलेशन इन्होंने वॉर ऑन टेरर के समय की, कि जब अफगान तालिबान को एक तो क्वेटा शूरा, पेशावर शूरा बना करके आपने जगह दी अपने यहाँ, ऊपर से आप अमेरिका के साथ लड़ भी रहे थे, तो हम तब भी कह रहे थे ये आपको महंगा पड़ेगा। तब आपको अशरफ गनी की और हामिद करजई की गवर्नमेंट नहीं चाहिए थी। ठीक है। तो आप इनको सपोर्ट कर रहे थे, हम कह रहे थे कि आपको काटेंगे, ये नहीं समझ में आई बात। ठीक है। तो जब हामिद करजई की गवर्नमेंट गिरा के इनको इंस्टॉल कराया, सरीना होटल में जाकर चाय पिया आपने, अब आपको उनसे प्रॉब्लम हो गई, अब आपको उनको हटाना है जिनको आप बिठा के रखा था। ठीक है। अब आप कह रहे थे इस्लामिक स्टेट वाले जो है ना, हम इनको लेके आएंगे, ये है असली खिलाफत, ये है असली इस्लामी रियासत, ये सही बनाएंगे, ये गलत वाली बन गई है। ठीक है। तो अगर हम आपको आज भी समझा रहे हैं कि ये जब इनको लेके आएंगे ना, तो ये उनसे ज्यादा मारेंगे, लेकिन अभी आपको सही रियलाइज हो रहा। ठीक है। अभी भाई अशरफ गनी वॉज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसी भी थी, अमेरिकन सपोर्ट पे थी, बैसाखियों पे थी, बट थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वो आपके खिलाफ उतनी कार्रवाइयां करती थी जितनी अफगान तालिबान कर रहा है? नहीं नहीं कर रहा, नहीं करती थी। नहीं नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जितनी अफगान तालिबान कर रहा है, इस्लामिक स्टेट वाले जो गर्दन काटते हैं वीडियो बना करके, ठीक है, ये आएंगे तो ये क्या करेंगे आपके साथ? तो आपके यहाँ तो जीनियस बिल्कुल। बड़े बैठे हैं ना, आपके यहाँ जीनियस बड़े बैठे हैं, तो वो जीनियस बैठे बैठे वॉर गेमिंग करते ही रहते हैं। तो उस वॉर गेमिंग में आप भुगतिए उसकी कीमत।
लेकिन लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी आपसे कि आज जैसे मैंने कहा कि हम तो आज जश्न मना रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पावर बने थे 27 साल पहले। कोई न्यूक्लियर पावर होने से कोई फर्क पड़ा क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान को, कि आपस में ना लड़े या हमसे कोई डरे, कम से कम हमसे हमारे न्यूक्लियर बम से ही डर जाए? कुछ दिखता है अरे आपको? एक बात आप आपसे जब अफगानिस्तान के अफगान तालिबान नहीं डर रहे, ठीक है, आपसे जब बलोच नहीं डर रहे, आपसे पश्तून नहीं डर रहे, तो यार इंडिया जैसी रियासत ने और दुनिया ने क्या ही डरना है आपसे। दुनिया में किसी किसी ने नहीं डरना। और देखिए, एक हर स्टेट की ना एक वैल्यू होती है, किसी की इंटेलेक्चुअल वैल्यू है कि भाई वो देश जो है दुनिया को इंटेलेक्चुअली आगे बढ़ा रहा होता है। किसी की साइंटिफिक वैल्यू होती है, वो साइंस टेक्नोलॉजी में वो हम्म। मुल्क की अलग लेवल की कंट्रीब्यूशन होती है। कुछ की ह्यूमन राइट्स की वैल्यू होती है कि भाई वो ह्यूमन राइट्स को लेकर के दुनिया में। पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जिसकी न्यूसेंस वैल्यू है, ठीक है। लोग पाकिस्तान को उतने इंटरटेन करते हैं कि जितने में ये न्यूसेंस ना करें, ठीक है। इनको चाहिए $500 बिलियन, ठीक है, तो 200 दे दो, 300 पेंडिंग रखो, 300 6 महीने बाद देना इनको, ठीक है। कंट्रोल में रहे 6 महीने कम से कम। आपको क्या लगता है कि अगर वर्ल्ड बैंक के पास 10 20 25 बिलियन डॉलर नहीं है आपको एक साथ देने के लिए? है, जब चाहे तब दे सकते हैं। लेकिन वो आपको एक पैर पे क्यों नहीं खड़ा करते? वो कहते नहीं, इनको सिर के बल खड़ा रखो। जिस दिन ये पांव पे खड़े हो गए ना, उस दिन इन्होंने जीने नहीं देना दुनिया में किसी को, ठीक है। वो तो और आप रीजन लोग में के ऊपर भी इल्जाम है, वो तो आपके ऊपर भी इल्जाम है कि आप लोग भी हमारे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का पैसा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, रोकने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे? वही तो मैं कह रहा हूं। तो हम तो दुनिया को बताते हैं ना जा करके कि भाई इनको पैर पे खड़ा कर दोगे, इन्होंने पूरी दुनिया में ना नाच नाच करके सब कुछ मिट्टी पलीत कर देनी है। आप देखिए ना, आप मुझे बताएं, आप सोचिए कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है दुनिया की जिसके ऊपर तालिबान आरोप लगाता है कि आतंकवाद कर रहे हैं हमारे खिलाफ। आप इमेजिन करके देखिए, आपके खिलाफ टेररिज्म का आरोप तालिबान जैसी तंजीम लगाती है कि आप टेररिज्म कर रहे हैं। मतलब इंडिया करे या कोई करे, समझ में आता है, जिसको दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी जिसको आतंकवादी बोले, तो आप सोचिए आप कितने बड़े आतंकवादी स्टेट होंगे। तो ये आप अपना रिपोर्ट कार्ड खुद भी तो देखें ना। आपको पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है, मीडिया पूरी कंट्रोल में है, मीडिया कुछ दिखाता नहीं, कुछ बताता नहीं। मीडिया जो है वो पूरा का पूरा स्टेट का नैरेटिव, आर्मी आईएसपीआर का नैरेटिव पुल करता है। हम्म। आम इंसान जो नौकरी पेशा है, वो अपने दफ्तर जाता है, दफ्तर से घर आता है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, अपने बीवी बच्चे पाल रहा है। उसने वही टीवी चैनल देखना है, वही न्यूज चैनल देखना है, उसमें वो गवर्नमेंट का नैरेटिव आ रहा है, पाकिस्तान आर्मी का, आईएसपीआर का, और डेली आ रहा है। वो 24x7 365 डेज काम करते हैं इसी चीज पे। तो उसको लग रहा है कि हाँ जी हम तो बड़े अच्छे हैं, ठीक है। फिर अचानक से बम फटता है कहीं, कोई हमला होता है, फिर वो चालू हो जाते हैं कि देखिए अफगानिस्तान ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, बलोचों ने ये कर दिया, ईरान ने ये कर दिया, और हमारे खिलाफ साजिशें हो गई, हमारे इतने लोग मर गए। वो इंसान कहता है हाँ जी अफगानिस्तान भी बड़े खराब है, इंडिया भी बड़ा खराब है, ईरान भी बड़ा खराब है। क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि यार यही लोग अफगानिस्तान के अंदर जो सुसाइड बॉम्बिंग्स हो रही हैं, इस्लामिक स्टेट वाले जो करवा रहे हैं, उनको अपने यहाँ ये पाल के बैठे हैं। इंडिया में जो लोग मर रहे हैं पिछले 15 20 साल से, वो सारी सारी तंजीमें पाकिस्तान के अंदर बनी बैठी हुई हैं। जो बलोचों के खिलाफ जो वहां पे ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो 1948 से अभी तक इतने ऑपरेशंस हुए, उसके बारे में आप अपने लोगों को कुछ पढ़ाते ही नहीं है, कुछ बताते ही नहीं है, वो कहीं न्यूज में ही नहीं आता है, ठीक है। जो मास ग्रेव्स निकलती हैं उन्होंने सुना ही नहीं उसके बारे में। तो मैं पाकिस्तानियों को एज अ इंडिविजुअल नहीं मैं उसको अक्यूज करता हूँ, क्योंकि यार उनको बताया ही नहीं उन्होंने, ठीक है। इसलिए हमने जिम्मेदारी ली कि हम बताएं। सोशल मीडिया कम से कम आया, कम से कम उनको बताएं तो सही कि यार उनके साथ हो क्या रहा है, उनके साथ वारदात डाली क्या जा रही है। लेकिन खैर वो तो आप हमारे लोग भी आपके मीडिया को गोदी मीडिया, हमारे मीडिया को फौजी मीडिया कहते हैं, वो तो कहा जाता है यार आप मुझे दोनों तरफ। बताइए, नहीं आप मुझे बताइए, इंडिया में ध्रुव राठी है, ठीक है, रवीश कुमार है, अभिषार शर्मा है, अरुंधति रॉय है इंडिया में। वो खुलेआम बोलती है कि इंडिया के 25 टुकड़े हो जाने चाहिए। कभी आज तक उठाकर उसे किसी ने जेल में डाला है? कभी किसी ने उसके खिलाफ ईडी की रेड करी है? कभी उसके अकाउंट फ्रीज करें? कभी उसके आने जाने पे रोक लगाई है? मतलब क्या बात करते हैं कि इंडिया में गोदी मीडिया, फलाना मीडिया, सारे जो 24 घंटे बैठे गालियां देते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर बैठ के इंडिया के खिलाफ सेमिनार अरुंधति रॉय करती हैं। इंडिया के अंदर बैठ के इंडिया के खिलाफ किताबें अरुंधति रॉय लिखती हैं। आज तक उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद कहते हैं जी गोदी मीडिया है, तो कहते हैं कॉमन सेंस लगाए ना, रियलिटी तो कुछ और है।
आप नहीं मानना चाहते ना माने, आपकी मर्जी है। नहीं खैर, ये बात तो खैर सही है बिल्कुल कि आपके यहाँ इस किस्म का कोई एक्शन नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है कि कभी अकाउंट फ्रीज कर दिया और कभी कुछ और परेशान किया। डेफिनेटली ये चीज तो पाकिस्तान में है। और यहाँ तक तो आपका मीडिया आजाद है। कल भी मैं देख रही थी वो जो राजदीप सरदेसाई है, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को पीओके दे दीजिए और जो एलओसी है उसको बॉर्डर डिक्लेयर कर दें। तो वो आराम से वो बात कर रहे थे इंडिया टुडे पे। तो आप पाकिस्तान में बोल इतना के देखिए मीडिया पे कि नहीं, जो इंडियन पॉसिबल नहीं कश्मीर है। है, इंडिया का जो कश्मीर है वो इंडिया को दे दे और एलओसी को परमानेंट बॉर्डर डिक्लेयर कर ले, बोले कोई। ठीक है। नहीं, वो सीतापुर की चॉकलेट खाई थी ना हामिद मीर ने, एक और खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया वैभव। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। चल, थैंक यू। थैंक यू आरजू। थैंक यू।